दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एमएसएमई पे और एमएसएमई के सारे पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई। एमएसएमई से जुड़े हुए कोई प्रश्न आएगा तो भूमिका लिखिएगा। पीडीएफ में जो भूमिका लिखा गया है वो न लिखकर हम हैंड रिटेन जो दिए हैं उसको लिखना है। एमएसएमई भारतीय भूमिका में ऐसे लिखेंगे, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक गतिशील और जीवंत क्षेत्र है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजी के प्रयोग के द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसको लिखिएगा और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़िएगा। अब एमएसएमई की परिभाषा, अब जैसा कि जानते होंगे कि एमएसएमई की परिभाषा जो है 2006 में एमएसएमई की परिभाषा संयंत्र और मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था और सूक्ष्म और लघु और मध्यम तीनों उद्योग के लिए अलग अलग परिभाषा थी। सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग परिभाषा था। इस परिभाषा के कारण क्या होता था कि एमएसएमई क्षेत्र में निवेश अवरुद्ध होता था, प्रौद्योगिकी उन्नयन पर असर पड़ता था, उत्पादकता पर असर पड़ता था, इसके विकास पर असर पड़ता था। इसलिए सरकार क्या किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है 12 मई 2020 को एमएसएमई की नई परिभाषा की घोषणा किया और इस नई परिभाषा के तहत जो है नई परिभाषा के तहत जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की अलग अलग परिभाषा था उसको एकीकरण किया गया है, इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। यानी एकल परिभाषा जो है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अपनाया गया है नए परिभाषा में। और नए परिभाषा में एक अतिरिक्त मानदंड जो है वार्षिक टर्नओवर जो है जोड़ दिया गया है। इसके आधार पे यानी निवेश मशीनरी एवं संयंत्र में निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर नई परिभाषा को परिभाषित किया गया है एमएसएमई को। अब एमएसएमई को जो परिभाषित किया गया है उसमें आप देखेंगे सूक्ष्म उद्योग में मशीनरी और संयंत्र में निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ से अधिक नहीं, यानी 1 करोड़ तक निवेश करने वाले संयंत्र जो ऐसे इकाई इंटरप्राइजेज जिसमें निवेश उसके मशीनरी या निवेश में मशीनरी एवं संयंत्र में निवेश की सीमा जो है 1 लाख होगा, 1 लाख से कम हो 1 करोड़ से कम होगा तो वह जो है सूक्ष्म इकाई कहा जाएगा, सर्विस सेक्टर हो या विनिर्माण सेक्टर। और साथ ही साथ उसका वार्षिक टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इसी तरीके से लघु उद्यम उस उद्यम को कहा गया है जिसके मशीनरी एवं संयंत्र में निवेश की सीमा 5 करोड़ 10 करोड़ से कम होगा और उसका वार्षिक टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम होगा। 50 करोड़ से कम का चिन्ह है। उसी तरह से मध्यम उद्योग को मशीनरी एवं संयंत्र में निवेश की सीमा जो है 50 करोड़ से कम और वार्षिक टर्नओवर जो है 250 से कम अगर है तो उसे मध्यम इंटरप्राइजेज जो है कहा जाएगा। इससे ऊपर बड़ा उद्यम कहा जाता है। तो ये परिभाषा दिया गया है, आप ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न है कि एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। जैसा कि हम बोले हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीवंत और गतिशील क्षेत्र है। यह कृषि के बाद जो है तुलनात्मक रूप से कम पूंजी के प्रयोग के द्वारा उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करके सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एमएसएमई का महत्व देखेंगे। सबसे पहले रोजगार सृजन में देश के कुल कार्यबल का 40% जो है एमएसएमई क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करते हैं। एमएसएमई का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 33.4% योगदान है। एमएसएमई का जीडीपी में योगदान जो है लगभग 30% के आसपास है। मांग सृजन एमएसएमई जो है टोटल जो है 633 यानी 6 करोड़ के लगभग 6 करोड़ एमएसएमई इकाइयाँ है।
यह इकाइयाँ क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के जो है सिलाई मशीन हो या खाद फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हो या वस्त्र बुनने वाला हो, छोटी छोटी मशीनों की मांग करता है। यह बड़े पैमाने में देश के 40% देश के कुल कार्यबल का 40% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, यानी 11 करोड़ लोगों को जो है इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। तो रोजगार प्राप्त होगा तो आय सृजन होगा, आय सृजन होगा तो मांग बढ़ेगा। एक इससे होगा, रोजगार देकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाता है एमएसएमई। और दूसरा क्या करता है कि ये मशीनरी का, अब देखिए बड़े उद्योग के लिए मांग का सृजन करता है। जैसे कि मान लीजिए सिलाई मशीन का निर्माण, सिलाई मशीन है, छोटे छोटे कृषि उपकरण है, वस्तु उपकरण है, जो विभिन्न उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए जो मशीनरी होती है उसका उपभोग जो है एमएसएमई करता है। और एमएसएमई करता है और उसका जो है मांग सृजन करता है। मान लीजिए दर्जी ले लीजिए, दर्जी क्या करता है, बड़े बड़े जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस क्या करता है कि कपड़ा उद्योग से, बड़े कपड़ा उद्योगों से क्या करता है कि एक बार थान में कपड़ा लिया, खरीदता है और उसको जो है शर्ट पैंट बनाकर जो है बेचता है। तो वह कपड़ा जो खरीद रहा है तो बड़े सूती वस्त्र मिल जो है उसके लिए मांग तैयार करता है। अब मान लीजिए थ्रेसर बनाने वाला कंपनी है, थ्रेसर बनाने वाला या पंपी सेट बनाने वाला कंपनी है, तो पंपी सेट बनाने में लौह उपकरण कहाँ खरीदता है, लौह उद्योग से, स्टील प्लांट से वो लोहा खरीदता है, फिर उसको गलाकर अपने अनुसार ढालकर उसका जो है अलग अलग उपकरण बनाता है। इसी तरह एल्युमिनियम उद्योग है। तो एमएसएमई जो है क्या करता है, एक और औद्योगिक क्षेत्रों की मांग का सृजन करता है, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में रोजगार देकर मांग का सृजन करता है। उसके बाद जो है मांग सृजन, राष्ट्रीय आय में योगदान। जैसा कि जानते होंगे कि एमएसएमई का राष्ट्रीय आय में योगदान है। एमएसएमई के पक्ष में हमेशा कहा जाता है, लघु कुटीर उद्योग के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि यह उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का बेहतर न्यायोचित वितरण होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण, अब एमएसएमई के द्वारा राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण कैसे होगा, अब देखिए कैसे। सबसे पहले बड़े उद्योग की तुलना में एमएसएमई की स्वामित्वों की संख्या अधिक है। अब देखिए 633.8 लाख एमएसएमई इकाइयाँ है, यानी 6 करोड़ एमएसएमई इकाइयाँ है। बड़े उद्योग की तुलना में एमएसएमई की जो है मालिक अधिक है, ऑनर अधिक है। तो अब 6 करोड़ के लोग जो है एमएसएमई चलाता है, 6 करोड़ से ऊपर, तो 6 करोड़ इंडस्ट्री के मालिक छोटे छोटे उद्योगों का, कुटीर उद्योग का, लघु उद्योग का, मध्यम उद्योग का मालिक है। तो इससे क्या होता है, 6 करोड़ लोगों का आय का सृजन होता है, आय बढ़ता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े उद्योग की तुलना में इसमें रोजगार गहनता जो है 4 गुना अधिक होता है, 4 गुना अधिक होता है। और बड़े उद्योग जो है मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित रहता है और एमएसएमई देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो है केंद्रित है, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखेंगे भारत के कुल एमएसएमई की संख्या का 51.2% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आय का सृजन करता है। तो राष्ट्रीय आय का क्या होता है, वितरण होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण होता है, विभिन्न लोगों के बीच होता है। अब देखिए एमएसएमई के कुल स्वामित्व का आप देख रहे हैं कि 66.2% जो है पिछड़े वर्ग के हाथ में है, 4.10% जो है का स्वामित्व जो है एसटी वर्ग के हाथ में है, जनजाति वर्ग के हाथ में है। अब 20.37% कुल एमएसएमई का महिला स्वामित्व है। इस तरीके से 12.4% स्वामित्व जो है एससी अनुसूचित जाति के पास है। तो इससे राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण होता है। तो आप राष्ट्रीय आय का बेहतर वितरण समझ गए होंगे कैसे होता है। बड़े उद्योग की तुलना में इसमें रोजगार गहनता अधिक होती है। बड़े उद्योग बड़े शहरों में केंद्रित होता है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है ज़्यादातर, और आधे हिस्सा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके अलावा जो है एमएसएमई का स्वामित्व जो है बड़े उद्योग की तुलना में कई गुना अधिक है। आप देखे होंगे 633.8 लाख इसके मालिक है। इतना जो है इकाइयाँ है एमएसएमई का।
तो निश्चित रूप से इतने लोग चला रहे होंगे तो इससे राष्ट्रीय आय का वेतन होता है। उसके बाद उद्योगों का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण कर, आप जैसा कि जानते होंगे कि बड़े उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा इसी क्षेत्रों में केंद्रित है। लेकिन एमएसएमई क्या करता है कि दूर दराज क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर पूंजी, उद्यम, कच्चे माल का विकास करके उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। यह दूर दराज में फैला रहता है। जैसा कि जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 51.25% फैला हुआ है। भारत के कुल एमएसएमई का आधे से अधिक जो है संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। इससे उद्योग का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण होता है। अलग अलग देश के बिहार में है 34.46 लाख जो है एमएसएमई इकाइयाँ है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एनएसओ का डाटा है 34.46 लाख, 34 लाख जो है एमएसएमई इकाइयाँ है बिहार में। अब यह डाटा जो है एनएसओ का जो है 73वें दौर के आंकड़े से प्राप्त हुआ है। तो यह स्थिति है। तो इससे जो है उद्योग का क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि स्थानीय उद्यम का प्रयोग करता है, स्थानीय पूंजी का, और खास करके बड़े उद्यम जो है स्थानीय स्तर पर अलग अलग जो है कच्चे माल है, पूंजी है, उसका प्रयोग नहीं करता है। लेकिन यह क्या करता है, उसका प्रयोग करके इंटरप्राइजेज को, इकाइयों को बढ़ावा देता है। अब क्षेत्रीय विषमता को दूर करने में सहायक, जैसा कि जानते होंगे कि यह एमएसएमई क्षेत्रीय विषमता को निम्न रूपों में दूर करता है। एक तो क्या करता है कि एमएसएमई जिस क्षेत्र में काम करता है, जिस क्षेत्र में वहाँ वाणिज्य व्यापार का अवसर पैदा होता है, वाणिज्य व्यापार का जिस क्षेत्र में अवसर पैदा होगा निश्चित रूप से वो विकास होगा, बुनियादी ढांचा का विकास होता है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करके लोग की आय में वृद्धि करता है। उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे पिछड़ेपन दूर होती है। 51.25% एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय का सृजन होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद एमएसएमई के स्वामित्व में जो है विभिन्न वर्गों के बीच जो है बंटवारा है। अब देखिए ओबीसी का स्वामित्व, एमएसएमई कुल इकाई का स्वामित्व जो है 66% का स्वामित्व ओबीसी के पास है, 20% के स्वामित्व जो है महिलाओं के पास है, 12.4% का स्वामित्व एससी के पास है, 4.10 के स्वामित्व जो है जनजाति के पास है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक विषमता, महिलाओं का सशक्तिकरण को भी बल मिलता है। यह स्थिति है। उसके बाद हम देखेंगे, आपको इसी को लिखना है, पीडीएफ लिखा हुआ है। एक जगह पीडीएफ में एरर क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है मांग सृजन लिखा गया है, हालांकि हम करेक्शन कर रहे हैं। प्रयास में जो है पीडीएफ में कहीं कहीं एरर रहता है, वो टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करके चलिएगा। और हमारे पास देखिए, हम कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, कम फीस लेते हैं। अगर आप फीस की तुलना में अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत बेहतर क्वालिटी है। हाँ, ग्रामेटिकल एरर है तो हो जाता है, हालांकि अब जो है दूर करेंगे। 68 से हम पूरी तरीके से इस पर कमर कसे हुए हैं, तो मैनेज कीजिएगा और सबका फाइनल होगा, आप लोगों का इस पर फाइनल होगा 67 में प्रयास। तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। आप एमएसएमई एक्ट 2006, अब एमएसएमई के एकीकरण के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया था। एमएसएमई एक्ट में एमएसएमई के उन्नयन के लिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, वित्तीय सशक्तिकरण के लिए, तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए कई जो है बातें इसमें कही गई है। और इसी एक्ट के द्वारा एमएसएमई को पहली बार परिभाषित किया गया था। उसके बाद सरकारी नीति, अब सरकार की नीति है कि सभी सार्वजनिक उद्यम, सरकारी विभाग अपने वस्तु और सेवाओं के क्रय में एमएसएमई को प्राथमिकता देंगे, ऐसा प्रोविजन किया गया है। यानी सरकार भी बड़े पैमाने पर वस्तु और सेवाओं का क्रय करती है, विशेषज्ञ रखता है, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, ये सब का उपयोग करती है ना सरकार। अब इस सब का उपयोग करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर उसमें इस एमएसएमई के उत्पादों की प्राथमिकता देने की बात की नीति अपना रही है। अनारक्षण की नीति, जैसा कि जानते होंगे पहले एमएसएमई उद्योग जो है उसको आरक्षण दिया गया था। अब इस आरक्षण को जो है सरकार जो है इससे पीछे हट रही है।
अब अनारक्षण की नीति अपना रही है। सरकार का मानना है कि अनारक्षण की नीति, आरक्षण हटाने से एमएसएमई इंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, अपने उत्पादों की किस्मों में सुधार के लिए प्रेरित होंगे। मुद्रा का गठन, जैसा कि जानते होंगे 8 अप्रैल को जो है 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री ने मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी का गठन किया था। आज मुद्रा के तहत एमएसएमई इकाइयों को 3 प्रकार के ऋण दिया जाता है। शिशु, जैसा कि जानते होंगे शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपया जो है दिया जाता है, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण के तहत जो है 5 लाख से 10 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाता है मुद्रा का। उसके बाद आप लघु एवं मध्यम एमएसएमई को बढ़ावा देने के, एमएसएमई को तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से वित्तीय सहायता है, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता, परामर्शी सहायता के लिए 2 अप्रैल 1990 को संसद के अधिनियम के तहत सिडबी का गठन किया गया है। सिडबी, लघु उद्योग विकास बैंक का गठन किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन पर सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है कई प्रकार के घोषणा की गई थी। इसी में जो है 3 लाख रुपया तक बिना गारंटी के जो है ऋण उपलब्ध कराने के लिए सुविधा का गठन किया गया था। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया था। वैसे एमएसएमई इकाइयाँ जो कर्ज नहीं चुका रही है उसके लिए 20,000 करोड़ का जो है गौण ऋण का व्यवस्था किया गया था। चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया था। 1 मिनट में जो है एक और प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया था, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट में 1 करोड़ ऋण की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। तो कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं। मोटे तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिख दिए हैं, सफिशिएंट है। पूरा लिखना संभव नहीं है, कहाँ से लिखिएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये प्रयास है, याद रखिएगा। बस जितना बोल रहे हैं उतना ही लिख के आइए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा और आप लिख नहीं पाइएगा, और बाकी इसी से समझ जाएंगे पूरा। आपको एसडीएम बनना है। चुनौती, अब एमएसएमई के सामने कई चुनौती है। सबसे पहले वित्त एवं साख, क्योंकि एमएसएमई इकाई जो है देश के दूर दराज क्षेत्रों में फैला है, और उनमें जो है आवश्यक दस्तावेजी संबंधी चुनौती, दस्तावेजी संबंधी बैंकों का आनाकानी, इन सब के कारण जो है वित्त एवं साख की चुनौती हमेशा बनी रहती है। विपणन की समस्या, अब एमएसएमई की जो इकाइयाँ हैं उसकी विपणन, मार्केटिंग की चुनौती है, बाजार की चुनौती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा की चुनौती है। तो विपणन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। कच्चे माल की अनुपलब्धि, एमएसएमई इकाइयों को हमेशा कच्चे माल के लिए जो है बड़े उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है, स्थानीय उद्योगों पर निर्भर रहना पड़ता है, और उसमें कई तरह की जो है मोल भाव संबंधी, शर्तें संबंधी चुनौती है। कच्चे माल की प्रौद्योगिकी चुनौती, जैसा कि एमएसएमई का वित्तीय आधार बहुत छोटा होता है, और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए जो है उनके पास संसाधन नहीं होता है। प्रौद्योगिकी उन्नयन वे समय के साथ जो है बदलते जीवन शैली, बदलते रहन सहन के स्तर के साथ वो तालमेल नहीं बना पाते हैं। भूमंडलीकरण का प्रभाव, जैसा कि जानते होंगे 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, यानी एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई थी। इस एलपीजी की पॉलिसी के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया है। अब विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ने का अर्थ है कि विश्व के विभिन्न उद्योगों से, विश्व भर से जो है विभिन्न वस्तु और सेवाओं का भारत में आयात, क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी का भारत में आगमन हो गया है, और मल्टीनेशनल कंपनी का उत्पाद जो होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छा होता है, गुणवत्ता भी उसका जो है क्वालिटी अच्छा होता है, उसकी लागत भी कम होती है, और कम लागत सस्ता और अच्छी वस्तुओं के सामने एमएसएमई के जो है उच्च लागत किस्म में चुनौती के कारण जो है पिछड़ जाते हैं। और खास करके चीन से आने वाली जो खिलौने हैं और विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है, एमएसएमई उत्पाद है, तो चीन के कारण जो है चीन से आने वाले खिलौने हैं, इसके सामने भारतीय खिलौना उद्योग तबाह हो गया था। तो सस्ते आयात से भारतीय बाजार में एमएसएमई के उत्पाद जो है पिछड़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि भारतीय एमएसएमई की इकाइयाँ छोटी छोटी इकाइयाँ है,
उसके पास साख वित्त की समस्या है, विपणन की समस्या है, मार्केटिंग की चुनौती है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो आज भी जो है श्रम आधारित है, तो इससे इसकी लागत अधिक होती है। उत्पाद की किस्म जो है उत्पाद का किस्म जो है नीचा होता है, और विदेशी कंपनी के पास खास करके अमेरिका या चीन के उत्पाद की क्वालिटी अच्छी होती है, सस्ती होती है, उसके सामने में भारतीय एमएसएमई पिछड़ जाता है, समझ रहे हैं। और चीन से आने वाले सस्ते उत्पादों से तो और पिछड़ गया है। तो यह स्थिति है। तो भारतीय एमएसएमई का जो है चुनौती है और प्रयास है, इसको आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा और इस पर एसडीएम बनिएगा आप लोग।